लोकमनी। मैं आज आपको बताऊंगा कि सीए फाइनल ऑडिट जो पेपर नंबर 3 है उसमें जो आपका सबसे बड़ा वेटेज आता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का। स्टैंडर्ड्स वेट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का ये अप्रोक्स 30 to 35 और मोर ओवर ज़्यादा से ज़्यादा ये ना कितना कवर करते हैं 40 मार्क्स तक के आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब नाउ तो क्वेश्चन ये आता है कि हमको स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। एग्जाम में हमारे पास जो केस स्टडी आती है, केस स्टडी में मल्टीपल स्टैंडर्ड्स लगते हैं, मल्टीपल स्टैंडर्ड्स आते हैं, तो फिर हमारे माइंड में मैशअप होता है कि ऐसे 200 लगेगा, ऐसे 220 लगेगा, या 210 लगेगा, 500 लगेगा, 505 लगेगा, 520 लगेगा, कौन सा लगेगा, हमारे पूरा मैशअप हो जाता है। तो सीधा सीधा हम जो मेरी टेक्निक होती थी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को डील करने की, मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को हम कैसे कर डील करेंगे। तो स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चंस क्या होता है, आइदर आपका जब स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा तो वो 3 ही कैटेगरी में आएगा कि या तो वो ऑडिट शुरू होने से पहले लग रहा है, बिफोर ऑडिट, या फिर ऑडिट जब चल रहा है वो तब लगेगा, ड्यूरिंग ऑडिट। जब ऑडिट चल रहा है वो तब लगेगा, या फिर ऑडिट ख़त्म हो गया, आफ्टर ऑडिट, वो तब आएगा। तीन ही तीन ही जगह पे आपका इस तरीके से ऑडिट क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स चल सकता है। नाउ सपोज अगर क्वेश्चन आ गया कि कोई भी XYZ CA फर्म है, वो ऑडिट करने जा रही है या फिर ऑडिट कर रही है या ऑडिट कर चुकी है, तो वो तीनों ही कैटेगरी इसमें कवर हो जाएगी कि बिफोर ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट और आफ्टर ऑडिट। नाउ तो क्वेश्चन ये आता है कि हम इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे। तो हमको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो बिफोर ऑडिट लगते हैं, ऑडिट शुरू होने से पहले लगते हैं, कि ऑडिट अभी शुरू नहीं हुआ है बट अभी वो ऐसे हमारे उस पर एप्लीकेबल होगा। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग ऑडिट लगते हैं, कि जब ऑडिट चल रहा है तब स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, और कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, ऑडिट पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है उसके बाद लग रहा है। ठीक है ना। तो एक बार हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो बिफोर ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट और आफ्टर ऑडिट लगते हैं, और उसी हिसाब से हम पूरी एक लिस्ट बनाएंगे। हम बनाएंगे पूरी एक लिस्ट कि हमारे स्टैंडर्ड्स कौन कौन से बिफोर ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट और आफ्टर ऑडिट लगते हैं। हमको उस ही ऑर्डर में अपने स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करना है। हमको उसी ऑर्डर में कि हमारे जो बिफोर ऑडिट लग रहे हैं पहले हम उनको प्रिपेयर करेंगे, देन हमारे जो ड्यूरिंग ऑडिट जो हमारे स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं हम उनको प्रिपेयर करेंगे, और फिर जो हमारे आफ्टर ऑडिट लग रहे हैं हम उनको प्रिपेयर करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा एक फ्लो बनेगा। अब कुछ कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिफोर ऑडिट भी लगते हैं और ड्यूरिंग ऑडिट भी लगते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बिफोर ऑडिट भी लगते हैं, ड्यूरिंग ऑडिट भी लगते हैं और आफ्टर ऑडिट भी लगते हैं। कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग ऑडिट लगते हैं और आफ्टर ऑडिट लगते हैं। तो इसमें हर एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, हम उसको देखेंगे। जो आपके तीनों जगह लग रहे हैं, जो आपको तीनों जगह यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है और यहाँ पे भी लग रहा है, वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड से हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ऐसे कौन से ऐसे होते हैं, वो हमारे मोस्टली होते हैं 500 सीरीज़ के। 500 सीरीज़ के हमारे ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो मोस्टली बिफोर ऑडिट भी लगते हैं, ड्यूरिंग ऑडिट भी लगते हैं और आफ्टर ऑडिट भी लगते हैं। इसीलिए सीए फाइनल में 500 की सीरीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कही जाती है। नाउ एक बार पूरा एक क्विक लुक ले लेते हैं कि हमारे कौन कौन से स्टैंडर्ड्स किस किस पे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपका पूरा जो स्टैंडर्ड्स की लिस्ट है, मैंने वो यहाँ पे आपकी पूरी ऐड ऑन करी हुई है। अब एक बार उस स्टैंडर्ड्स को हम पूरे देख लेते हैं। अब जैसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 की सीरीज़ है, देन आपकी 300 की सीरीज़ है, देन आपकी 500 की सीरीज़ है, देन आपकी 600 की सीरीज़ है, और फिर उसके बाद 700 की सीरीज़ है। 800 की सीरीज़ आपकी सिलेबस से
एक्सक्लूड कर दी गई है, यानी कि 800 की सीरीज़ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ सकते हैं आगे जाके, लेकिन पर फिलहाल अभी हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से चलते हैं कि हमको कैसे करके ऑडिट के क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन को टैकल करना है। अब हम एक बार देखते हैं कि ऐसे 200 में ऐसे हमारे कौन कौन से ऐसे हैं जो हमारे बिफोर ऑडिट भी लग रहे हैं, ड्यूरिंग ऑडिट भी लग रहे हैं और आफ्टर ऑडिट भी लग रहे हैं। हम उसको इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे कि बी से हम प्रोनाउंस करेंगे बिफोर, डी से हम प्रोनाउंस करेंगे हम ड्यूरिंग, और ए से हम प्रोनाउंस करेंगे आफ्टर। ये तीन पैटर्न पे हमारे क्या कहते हैं, हम इस तरीके से चलेंगे। तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और जो भी स्टूडेंट अगर देख रहा हो उसको फटाफट प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी मिल जाए, हम उस स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड जो 200 की सीरीज़ है, 200 की सीरीज़ में आपका जो पहला स्टैंडर्ड है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डिंग विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये आपका ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपका बिफोर भी लगेगा और आपका ड्यूरिंग भी लगेगा। जब आप ऑडिट करोगे तब आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी और आपको इसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो इट मीन्स अगर क्वेश्चन में आता है कि भाई आप XYZ फर्म कोई सी ऑडिट कर रही है, तो उसने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट को इग्नोर करते हुए ऑडिट कर दिया, क्या वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, या फिर उसमें मल्टीपल केस स्टडी में ऐसा आपको मैशअप करके दे रखा होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा इसमें लग रहा है नहीं लग रहा। तो पहला हमारा जो लग रहा है वो बिफोर ऑडिट और ड्यूरिंग ऑडिट ये वाला है। देन एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, ऑडिट इंगेजमेंट के टर्म को आप कब एक्सेप्ट करोगे, ऑडिट शुरू होने से पहले, ऑडिट करते टाइम, या ऑडिट हो जाने के बाद। ये हमारा लगेगा बिफोर ऑडिट, जब हमारा ऑडिट एक्चुअल में होने वाला होगा उससे पहले। देन उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो क्वालिटी कंट्रोल है, जो ऑडिट फर्म जो कर रही है उस फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल है, आप कब एसेस करोगे, आप ऑडिटर हो, आप अपनी फर्म का कब क्वालिटी कंट्रोल एसेस करोगे, बिफोर। ऑडिट करने से पहले आप अपनी फर्म का क्वालिटी कंट्रोल असेस करोगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपका ऐसा है कि आपको बिफोर भी लगेगा, और जब आप क्या कहते हैं बिफोर कब लगेगा, जब आप अपनी परमानेंट ऑडिट फाइल बनाएंगे, तो परमानेंट ऑडिट फाइल के लिए जो आपको इनिशियल लेवल पे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं एंटिटी से, आप वो एंटिटी से डॉक्यूमेंट कवर लोगे, तो आप उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अपनी परमानेंट ऑडिट फाइल में डालोगे। तो अब वो बिफोर भी चाहिए और आपको ड्यूरिंग भी चाहिए, ठीक है ना। आफ्टर नहीं चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि हमने ड्यूरिंग ही अपने सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर कर लिया होगा। नाउ हमारा आता है ऐसे 240, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट जब ऑडिट कर रहे होंगे ना किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे 240 ड्यूरिंग ऑडिट। तो यानी कि बिफोर ऑडिट का अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ऑडिट करने से पहले हमारा ये सब चीज़ हो रही है, तो हमारा वो 240 में नहीं कवर करेगा, या ऑडिट खत्म हो गया तो कवर नहीं करेगा। लेकिन पर क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ऑडिट करते टाइम ऑडिटर ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, या ऑडिटर ने ध्यान दिया उसको इग्नोर कर दिया, या ऑडिटर ने रिपोर्ट करा है, ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिला, तो वो ड्यूरिंग द ऑडिट की बात आ गई, वहाँ पे 240 का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को आपको हर एक एंगल से लाइन टू लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बिफोर ऑडिट को कौन कौन से हमारे ऐसे हैं, ड्यूरिंग ऑडिट हमारे कौन कौन से ऐसे हैं, एंड देन आफ्टर आफ्टर ऑडिट हमारे कौन कौन से ऐसे हैं। देन उसके बाद आता है हमारा कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लॉ और रेगुलेशन का आप कंसिडरेशन करोगे कब, जब आप ऑडिट कर रहे होगे। उसके बाद कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपका बिफोर भी लग रहा है। दोज चार्जेस विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट में डिफरेंस होता है। मैनेजमेंट आपका हो गया हायर बॉडी, और TCWG हो गया मतलब पर्टिकुलर उस एरिया के लिए स्ट्रेटजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर ग्रुप की, उस पर्टिकुलर बंदे की
उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी TCWG की, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदा हो गया, वो मैनेजमेंट के अंदर आ गया। मैनेजमेंट हो गया ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, और TCWG हो गया मैनेजमेंट के अंदर एक स्ट्रेटजिकली उसकी कहते हैं पर्टिकुलर अकाउंटेबिलिटी। तो कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस आप पहले भी करोगे ऑडिट करने से पहले, आप जब ऑडिट कर रहे होगे तब भी करोगे, और जब आपका ऑडिट हो गया होगा आप तब भी करोगे। तो बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर तीनों पे लगेगा। कम्युनिकेशन डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, ये भी आप कब करोगे? ये भी आप करोगे बिफोर, जब आप क्या कहते हैं ऐसे 300 में आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इस इन्वायरमेंट, जब आप पूरी एंटिटी को घूम रहे होगे, उसको एनालाइज कर रहे होगे, देख रहे होगे, असेस कर रहे होगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जान रहे होगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी कितनी डेफिशिएंसीज उनके इंटरनल कंट्रोल में है। तो आप ये बिफोर, ड्यूरिंग जब ऑडिट कर रहे होगे तब, और ऑडिट कर चुके होगे उसके बाद, तीनों टाइम ये आपके ऐसे लगेगा। उसके बाद जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपका बिफोर भी लगेगा, ड्यूरिंग भी लगेगा, और आफ्टर भी लगेगा। और आफ्टर का बहुत नैरो स्कोप है कि जब रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जब जॉइंट ऑडिटर्स की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तब क्या क्या लगेगा। तो इसमें एक पर्टिकुलर दे रखा है कि रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर, तो सिर्फ जो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आएगा वो आपका आफ्टर ऑडिट में लगेगा। तो यानी कि ये तीनों में लग रहा है, आपको तीनों के एंगल से देखना पड़ेगा। और जो जो आफ्टर ऑडिट है सिर्फ एक रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के ही पॉइंट से, वो आपका आफ्टर ऑडिट में लगेगा। नाउ हमारी 200 की सीरीज़ में ये हमारा पूरा आ गया। ये मैं पूरी फाइल आपके संग शेयर कर दूंगा, आप कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अदरवाइज़ आप पहले क्या कर सकते हैं, सारे ऐसे के नाम लिख लो। ये तो मैंने ICAI की वेबसाइट पे से लिया है। सारे एसेस के नाम लिख लो। सारे एसेस के नाम लिखने के बाद इस तरीके से आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब आप इसको एक उस पर लिख लो, जिस पे आपने ऐसे के नाम लिखे होंगे, या फिर आप ऐसे का नंबर लिख लो कि कौन सा बिफोर में जा रहा है, कौन सा ड्यूरिंग में जा रहा है, कौन सा आफ्टर में जा रहा है। उस हिसाब से आप प्रिपेयर करो। ये मेरी स्ट्रेटजी है। हर स्टूडेंट की अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करें, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, आप इसको रेफरेंस दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको प्रायोरिटाइज करो कि आप इसी के अकॉर्डिंग ही करो, आप इसको रेफरेंस दे सकते हो। आप इसको रेफरेंस देके इसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, आप अपने स्टैंडर्ड्स को तैयार कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो। आपके अगर पर्टिकुलर कोई स्टैंडर्ड्स को लेकर स्ट्रेटजी है तो आप अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस रखो। अदरवाइज आप क्या करो, इसको एक बार देख लो, इसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर लो। आपको सूटेबल लगता है आप फॉलो अप करो, आपको सूटेबल नहीं लगता है कोई बात नहीं। देन हमारी 300 और 400 की सीरीज़ आती है। 300 एंड 400 की सीरीज़ में हमारा क्या है कि ये भी हमको बताएगा कि हमारा कब बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग ऑडिट लगेगा। प्लानिंग आप कब करोगे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्वियस सी बात है बिफोर, तो ये आपका बिफोर पे लगेगा। देन आप आइडेंटिफाई करोगे, असेस करोगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और उसका एनवायरनमेंट। ये भी कब करोगे, ऑडिट खत्म हो जाने के बाद नहीं, ऑडिट करने से पहले और ऑडिट करने के टाइम पे, बिफोर और ड्यूरिंग। ठीक है। उसके बाद मेटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, मेटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट, ये आप कब लगाओगे, ऑडिट करने से पहले। और जब आपकी मेटेरियलिटी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, जब आपने प्लानिंग करी उसके अकॉर्डिंग आपकी मेटेरियलिटी काम नहीं करेगी, तब आप ड्यूरिंग द ऑडिट उसको चेंज करोगे मेटेरियलिटी को, उसके हिसाब से आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइंड करोगे। ठीक है ना। तो ये टाइम टू टाइम आपकी अपडेट होती रहेगी, मेटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट। ऑडिटर का रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, आपने जब 315 में अपना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकाला तो आप अपना एक रिस्पॉन्स दोगे ना कि रिस्क ज़्यादा है, रिस्क कम है, रिस्क को हम बियर कर सकते हैं, रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, रिस्क को टैकल करना है, क्या करना है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑडिटर का रिस्पॉन्स आएगा फॉर असेस्ड रिस्क। तो ये कब आएगा, बिफोर भी आएगा और ड्यूरिंग भी आएगा। क्यों, क्योंकि आप आइडेंटिफाई असेस कर रहे हो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। जब आप बिफोर कर रहे हो, जब आप ऑडिट करने से पहले एक बार राउंड मार रहे हो पूरी एंटिटी का, पूरे उसके एनवायरनमेंट को चेक कर रहे हो, और जब आप ऑडिट कर रहे हो तब भी आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को देख रहे हो, तब भी आप देख रहे हो। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो, बिफोर भी और ड्यूरिंग भी। आपने जो बिफोर प्लानिंग कर रखी है उसको आप मॉडिफाई कर रहे हो ऑडिट करते टाइम। उसके बाद आपको रिस्पॉन्स आ रहा है बिफोर एंड ड्यूरिंग।
फिर ऑडिट का फिर हमारी 300 की सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो जाती है। देन उसके बाद हमारी आती है 400 की सीरीज़। तो 400 की सीरीज़ में हमारा पहला आता है ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेसिफिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ कर रही है तो आपका कंसिडरेशन क्या रहेगा। तो ये आप कब फाइंड करोगे, जब आप ऑडिट कर रहे होगे। क्वेश्चन में भी आपका कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर रहा हो, क्वेश्चन में भी अगर कोई भी एंटिटी आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ले रही हो या फिर उससे कोई भी सर्विस ले रही हो, तो आपको 402 को रेफरेंस देना ही पड़ेगा। यानी माइंड में आप बियर कर लो, हम ये जो तैयार कर रहे हैं सिर्फ इसलिए तैयार कर रहे हैं कि ऑडिट के क्वेश्चन में मल्टीपल स्टैंडर्ड्स लगते हैं। तो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को कैसे टैकल करें, ये उसके लिए है। ओके, देन उसके बाद आपका आता है 450 इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑब्वियस बात है, ड्यूरिंग द ऑडिट, तो ये भी आप ड्यूरिंग द ऑडिट ही टैकल करोगे। इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। ओके, नाउ ये हमारी पूरी आ गई। उसके बाद हमारी 500 की सीरीज आती है, जो सीए फाइनल में बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होती है। ऑडिट एविडेंस, जब आप एंटिटी को पूरा एक राउंड मारने गए, एंटिटी को आप एनालाइज करने गए, एक पूरा एक आपने असेस करा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ट्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और इसका एनवायरनमेंट, तो आपने कब करा, बिफोर करा। जब आप ऑडिट कर रहे हो ऑडिट एविडेंस तब भी ले रहे हो, तो ड्यूरिंग। और जब ऑडिट कंप्लीट हो गया उसके बाद भी आपको कुछ ऑडिट एविडेंस मिलते हैं जिसके बेसिस पे आपका ऑडिट ओपिनियन चेंज हो सकता है, तब भी आप कंसीडर करोगे। तो यानी कि ये बिफोर भी लग रहा है, ड्यूरिंग भी लग रहा है और आफ्टर भी लग रहा है। सेम ऐसा ही ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम, जो तीन होते हैं ना कि हमारा एक कंटिजेंट कंटिजेंट असेट लायबिलिटी देन इन्वेंट्री वगैरह, ये सब, ये हमारे तीन पार्ट जो होते हैं लिटिगेशन एंड क्लेम। उसमें भी आप देखोगे कि बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन आप कब लोगे, जब आप बाहर से जब किसी को पूरी एंटिटी को देख रहे हो, अपना ऑडिट ड्राफ्ट कर रहे हो, तभी आपको काफ़ी सारी चीज़ों पे आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन इशू अपनी रिक्वायरमेंट में रख लोगे। तो बिफोर, ड्यूरिंग जब आप कर रहे हो, और आफ्टर ऑडिट कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि ऑडिट कंप्लीट होने के बाद आपको किसी पॉइंट पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए, तो आप आफ्टर ऑडिट भी उसका रेफरेंस दोगे, ठीक है ना। लेकिन पर एक्सटर्नल कंफर्मेशन का बिफोर और ड्यूरिंग तो 100% रेलिवेंस है, आफ्टर ऑडिट हो या ना हो, लेकिन बिफोर और ड्यूरिंग ऑडिट 100% है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ये जो आपका है ना, ये ऑडिट करने से पहले इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, जब आप पहली बार ऑडिट करने जा रहे होते हो, तब तो आप बिफोर इसको अपना ध्यान पूरा दोगे, और ड्यूरिंग ऑडिट करते टाइम भी इसको पूरा दोगे। ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये वन टाइम स्टैंडर्ड है। वन टाइम स्टैंडर्ड बोलो तो जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहली पहली बार ऑडिट करने जा रहे हो, पहली पहली बार ऑडिट करने जा रहे हो, तब। अब जब आपको ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले रहे हो, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के थ्रू आप ओपनिंग बैलेंसेस को भी चेक कर रहे हो, तो जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी लगाओगे, तो कब कब लगाओगे, बिफोर और ड्यूरिंग, ये दो टाइम पे लगेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर आपके बिफोर ऑडिट और ड्यूरिंग ऑडिट, ये दो टाइम पे आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगेंगे। ऑडिट सैम्पलिंग आप कब करोगे भाई, ऑडिट करने से पहले आप ऑडिट सैंपल बनाओगे अपना, तो बिफोर बिफोर। और ऑडिट सैम्पलिंग को आप मॉडिफाई करोगे ऑडिट एविडेंस, जैसे जैसे ऑडिट एविडेंस मिलते जाएंगे आप जैसे जैसे अपना सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे, आपके ऑडिट एविडेंस क्या होता जाएगा, सॉरी ऑडिट एविडेंस नहीं, जैसे जैसे आप अपना सैंपल साइज को बढ़ाते जाएंगे आपका ऑडिट रिस्क कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आप अपने सैंपल साइज को कम करते जाएंगे आपका ऑडिट रिस्क बढ़ता जाएगा। तो आप ऑडिट सैम्पलिंग आपका ड्यूरिंग ऑडिट भी आपको डिपेंड करता है, बिफोर पहले भी आपको डिपेंड करता है। उसके बाद आपका आता है ऐसे 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर, ये आपका लगेगा ड्यूरिंग द ऑडिट, सिर्फ ड्यूरिंग द ऑडिट, बिफोर नहीं लगेगा, आफ्टर नहीं लगेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। जब आप अकाउंट्स में देखो घुसोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना, पहले पता कर सकते हैं ना, आप जब ऑडिट कर रहे हो तभी आपको पता चलेगा। रिलेटेड पार्टी आपको पहले तो पता चलेगा नहीं, कोई भी आप कहीं पे भी ऑडिट करने जा रहे हो पहले तो पता नहीं देगा कि भाई XYZ हमारा रिलेटेड पार्टी है।
हालांकि मैनेजमेंट डिस्क्लोजर करता है कि हम अपनी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हम देंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू अदर एनी पर्सन एनी इन्फॉर्मेशन विद इन द एंटिटी आपको अलाउ है। लेकिन पर इन जनरल ये कब हमको आइडेंटिफाई होता है, कब, जब ड्यूरिंग ऑडिट करते हैं और आफ्टर ऑडिट हमारा हो जाता है तब हमको रिलेटेड पार्टी का पता चलता है। सिर्फ बिफोर एक ही केस में पता चल सकता है कि मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर रहा है, कि ये हमारी रिलेटेड पार्टी है। सब्सिक्वेंट इवेंट इसी तरीके से ड्यूरिंग ऑडिट आफ्टर ऑडिट आपको पता चलेंगे, और बिफोर पता चल सकते हैं कि मैनेजमेंट की कुछ रिपोर्ट्स डिस्क्लोज कर रही हैं, गोइंग कंसर्न आप जब ऑडिट करोगे या ऑडिट कर चुके होगे उसके बाद ही पता चलेगा कि एंटिटी गोइंग कंसर्न की हालत में है या नहीं है, और या फिर मैनेजमेंट ही डिस्क्लोज करके दे रहा है कि हम या तो इस साल ही ख़त्म हो जाएंगे या फिर हम आगे जाएंगे। तो या तो मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर रहा है तो आप बिफोर में ले सकते हो। तो क्वेश्चन में अगर मैनेजमेंट ने कहीं पे डिस्क्लोज कर दिया है कि भाई ये हमारी रिलेटेड पार्टी है या ये सब्सिक्वेंट इवेंट होने वाला है, या फिर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया है कि हम गोइंग कंसर्न को करेंगे नहीं करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग टैकल करोगे, तो आप बिफोर में भी लगाओगे ऑडिट होने से पहले। अदरवाइज ड्यूरिंग ऑडिट और आफ्टर ऑडिट तो ये 100% लगेगा। दैट्स वाई। अच्छा, एक और रह गया हमारा रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट पहले भी दे सकता है, बिफोर भी लगेगा, ड्यूरिंग भी लगेगा और आफ्टर भी लगेगा। दैट्स वाई 500 की सीरीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिफोर भी मैक्सिमम लगती है, ड्यूरिंग भी लगती है और आफ्टर भी बहुत ज़्यादा लगती है। इसीलिए 500 की सीरीज़ सीए फाइनल में मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई जाती है। देन उसके बाद आपकी आती है 600 की सीरीज़। 600 की सीरीज़ में आपके 3 ऐसे हैं, ऐसे 600, ऐसे 610 और 620। ये तीनों स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये आपके अप्लाई होते हैं कब, जब आप ऑडिट कर रहे होते हो। आप अनदर ऑडिटर की आप हेल्प लोगे कब, जब आप ऑडिट कर रहे होगे, ड्यूरिंग ऑडिट। जब आप इंटरनल ऑडिटर की हेल्प कर रहे होगे तब इंटरनल ऑडिटर का आप वर्क को यूज़ करोगे कब, जब आप ऑडिट कर रहे होगे। तीसरा, आप ऑडिटर एक्सपर्ट की उसके वर्क को यूज़ करेंगे जब आप ऑडिट कर रहे होंगे। तो ये तीनों जब ऑडिट हो रहा होगा तब ये हमारा अप्लाई करेगा। ऐसे 600 की सीरीज़। तो ये कितनी डायरेक्ट है, 600 की सीरीज तभी अप्लाई हो रही है जब आप ऑडिट कर रहे हो, यूजिंग कब, जब आप ऑडिट कर रहे हो, यूजिंग कब, जब आप ऑडिट कर रहे हो, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट कब, जब आप ऑडिट कर रहे हो। तो ये तीनों तभी अप्लाई होंगे जब आप ऑडिट कर रहे हो। देन उसके बाद आपकी 700 की सीरीज आती है, और इसमें किसी का रोल नहीं होता है, इसमें सारा का सारा रोल होता है ऑडिटर का। ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर ये सारे बेसिस हैं, और ये तभी इनेबल होते हैं जब आप 200, 300, 400, 500, 600 इन सबको आप काम कर चुके हो, इनके ऊपर इनको एनालाइज कर चुके हो, अपना ओपिनियन बना चुके हो, तब ही ये 700 की सीरीज़ इनेबल होती है। तो यानी कि कब होगी, आप ओपिनियन कब बनाओगे ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप ऑडिट कर चुके होगे आफ्टर। आप की ऑडिट मैटर अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में कब डालोगे, जब आप ऑडिट कर चुके होगे आफ्टर। मॉडिफिकेशन अपने ओपिनियन का कब करोगे, जब आप ऑडिट कर चुके होगे, तो ये भी आफ्टर। भाई ऐसा तो नहीं है कि आप एंटिटी घूम रहे हो और घूमते घूमते आपने ओपिनियन बना लिया ये तो बेकार है, तो बिफोर ऑडिट नहीं हो सकता, ड्यूरिंग ऑडिट नहीं हो सकता, जब आप ऑडिट कर चुके होगे आफ्टर। एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। आप कब एम्फेसाइज कर सकते हो कि ये हमारा की मैटर है और की मैटर नहीं है, जब आप ऑडिट कर चुके होगे। दैट मीन्स इट ऑल्सो आफ्टर। कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब कर सकते हो, जब आप ऑडिट कर चुके होगे, इट मीन्स ऑल्सो आफ्टर। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन, ये भी आपका आफ्टर। ओके, तो ये हमारा पूरा इस तरीके से पूरा चार्ट है कि हमारे कौन कौन से स्टैंडर्ड्स कब बिफोर ऑडिट लगेंगे, कब ड्यूरिंग ऑडिट लगेंगे, कब आफ्टर ऑडिट लगेंगे, और कब बिफोर ड्यूरिंग लगेंगे या ड्यूरिंग आफ्टर लगेंगे या बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर लगेंगे। कोई भी एक सीरीज ऑफ इवेंट, देखो कोई भी काम होता है ना वो सीरीज ऑफ इवेंट में होता है।
हमारे ऐसे स्टैंडर्ड्स क्या है ना, स्टैंडर्ड्स इधर उधर सारे मैशअप हैं, और स्टैंडर्ड्स के ऊपर जब आईसीआई क्वेश्चंस पूछती है तो क्वेश्चन वो डायरेक्ट नहीं पूछती है कि आप ऐसे 200 का रेफरेंस देकर बता दो। मे बी इट माइट बी पॉसिबल कि वो डायरेक्ट रेफरेंस देकर आपसे क्वेश्चन पूछे। अगर वो डायरेक्ट रेफरेंस देकर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको स्टैंडर्ड्स को पता होना चाहिए और आप स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको आंसर करना चाहिए। बट जब आपका डायरेक्ट रेफरेंस देके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको घुमाएगा, आपको केस स्टडी बनाएगा, तो आपको उस केस स्टडी को ब्रेक करना है कि ये केस स्टडी कब यूज़ हो रही है, ऑडिट होने से पहले, ऑडिट होते टाइम, या ऑडिट हो जाने के बाद। तो जब आप ऑडिट एक लिस्ट बनाओगे ऐसे कि बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, तो यहाँ पे अपने सारे एसेज लिख लोगे, और जैसे ही आप केस स्टडी पढ़ोगे, जब सारे ऐसे अपने एक पेपर पे लिख लोगे, ठीक है ना, तो जब सारे ऐसे आप लिख लोगे, जो दो जगह यूज़ हो रहे हैं आपको दोनों जगह उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, जो तीनों यूज़ हो रहे हैं वो तीनों जगह आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से ऐसे लिख लोगे, और आपके माइंड में क्या होगा कि जैसे आपको पता चल गया, आपने केस स्टडी पढ़ी कि वो बिफोर ऑडिट होने से पहले की केस स्टडी है, या ऑडिट हो रहा है तब की केस स्टडी है, या ऑडिट हो चुका है तब की केस स्टडी है, तब आपका माइंड एकदम से क्लिक करेगा कि मेरे पास जो बिफोर की पूरी लिस्ट है ना, ये इसी ऐसे में से डील करेगा, या ड्यूरिंग ऑडिट की है ना, ये इसी में से डील करेगा, या आफ्टर ऑडिट की है तो इसी ऐसे में से डील करेगा। तो आपके मोर और लेस टोटल मिला के कितने एसेज हैं, एक बार अगर हम गिन लें, और सब में कितना है, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 आपके टोटल एसेज हैं, जो कहीं कहीं पे डबल है। तो मोर और लेस आपके 10 to 12 एसेज हर एक रो में बनते हैं, 10 to 12 एसेज आपके हर एक रो में बनते हैं, ठीक है ना। तो जब आपके ये सारे एसेज एक एक 10 से 12 आपके ऐसे जब आपको पता चल जाएंगे कि बिफोर ऑडिट में आपके 10 से 12 ऐसे लग रहे हैं, ड्यूरिंग ऑडिट में 10 से 12 ऐसे लग रहे हैं, आफ्टर ऑडिट में 10 से 12 ऐसे लग रहे हैं, तब आपके माइंड में ना क्वेश्चन जब सामने आप देखेंगे कि वो बिफोर ऑडिट का है, ड्यूरिंग ऑडिट का है, आफ्टर ऑडिट का, तो आपके माइंड में वो सिर्फ 10 एसेज ही घूमेंगे, ओनली वो 10 एसेज, उन्हीं का रेफरेंस देके आप क्वेश्चन का आंसर ड्राफ्ट करोगे। आपके माइंड में अब लेट सपोज वो बिफोर ऑडिट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, तो आपके माइंड में वो 10 से 12 एसेज ही घूमेंगे, आपको फिर ड्यूरिंग ऑडिट और आफ्टर ऑडिट से मतलब ही नहीं रहेगा। लेट सपोज वो ड्यूरिंग ऑडिट का आ गया और आपके माइंड में फिर वो 10 से 12 ऐसे ही घूम रहे हैं, तो आप बिफोर पे भी नहीं जाओगे, आप आफ्टर पे भी नहीं जाओगे, तो आप सिर्फ किस पे जाओगे, ड्यूरिंग वाले पे। आप किस पे जाओगे, आप सिर्फ जाओगे ड्यूरिंग वाले पे, आपके लिए वही रेलिवेंट है। आपका क्वेश्चन इस तरीके से ड्राफ्ट अच्छे से होगा। तो आप अब बात आती है कि हम क्वेश्चन को ड्राफ्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन के आंसर को हम कैसे ड्राफ्ट करेंगे। तो हमारा पहला आता है कॉन्सेप्ट बेस। तो कॉन्सेप्ट बेस में आप क्या करोगे, एज पर फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आप यहाँ पर नंबर 1 दोगे, और ऐसे अगर 200 का है तो ऐसे 200 का आप पूरा रेफरेंस दोगे कि भाई क्यों लग रहा है इसमें। दूसरा, आप स्टैंडर्ड अगर लेट सपोज 520 लग रहा है तो आप 520 का पूरा रेफरेंस दोगे। आपका तीसरा स्टैंडर्ड 700 लग रहा है तो आप उसका पूरा रेफरेंस दोगे। देन आप क्या करोगे, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है आप इन तीनों स्टैंडर्ड्स को आप मिलाओगे, मतलब ब्लेंड करोगे, और उसके बेसिस पर आप पूरी अपनी एक थीसिस लिखोगे, एक समरी लिखोगे कि ऐसे 200 क्यों लगा, ऐसे 520 क्यों लगा, ऐसे 700 क्यों लगा। देन उसके बाद आप अपना कंक्लूजन दोगे कि ऑडिटर ने जो करा है वो ठीक करा है नहीं करा है, या मैनेजमेंट में जो करा है वो ठीक करा है नहीं करा है, या फिर ऑडिटर का ओपिनियन चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देन आप अपना कंक्लूजन दोगे। तो इस तरीके से आपका पूरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का क्वेश्चन ड्राफ्ट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इसलिए थैंक यू, बाय।